हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गाइडेंस प्रोग्राम के अंतर्गत। गाइडेंस प्रोग्राम में हमने सामान्य अध्ययन पेपर 2 में 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। गाइडेंस प्रोग्राम में हमने यूपीएससी का सिलेबस फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं और यूपीएससी का सिलेबस जो है सामान्य अध्ययन का उसको डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमने पेपर 1 को कंप्लीट किया और पेपर 2 में राज्य व्यवस्था और सामाजिक न्याय को हम देख चुके हैं। आज का जो विषय वस्तु है वो है शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था भी कहीं न कहीं एक राज्य व्यवस्था से संबंधित ही टॉपिक है, बस इसके प्रशासनिक पहलुओं को हम ध्यान में देते हैं। यहाँ पर किस तरीके से प्रशासन संचालित होता है और उसके लिए किन चीज़ों की आवश्यकता है। यहाँ बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, एक संक्षेपीकरण है, तो आज हम उसी चीज़ को लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले विषय वस्तु को देखेंगे, उसके पश्चात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आते हैं, क्वेश्चन उसके आधार पर कितने क्वेश्चन आए हैं वो किस टॉपिक से पूछे गए हैं, उसके पश्चात क्या स्रोत होगा पढ़ने का, क्वेश्चन के प्रकृति क्या रही है पूछने की और आपके अध्ययन की रणनीति क्या होगी। तो इन सभी चीज़ों का एक एक करके हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले विषय वस्तु क्या है। हमेशा हम कहते हैं विषय वस्तु सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है, जहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपको पर्टिकुलर जो विषय पढ़ रहे हैं उसमें क्या पढ़ना है और क्या पढ़ने के लिए हमें विषय वस्तु अर्थात सिलेबस देखना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या लिखा है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप सिलेबस देखते हैं तो उसमें सिर्फ एक पॉइंट में 3-4 लाइन लिखी हुई हैं। तो ये 4 लाइनें क्या हैं उसी को मैं बता देता हूं। पहला लाइन अगर आप वहां पर देखेंगे तो लिखा होगा शासन व्यवस्था से संबंधित वहां पर पारदर्शिता जवाबदेही के अन्य पक्षों की वहां पर चर्चा करनी होती है, जिसमें हम कहते हैं कि गवर्नेंस क्या होता है, किस तरीके से संचालित होते हैं, इसमें लोक सेवाएं क्या होती हैं, संघ लोक सेवा आयोग है, उससे संबंधित क्या क्या काम होते हैं, किस तरीके की नियमावलियां होती हैं, तो वहां पर वो सारी चीज़ों को लेकर हम चर्चा करते हैं। इसके पश्चात इससे संबंधित पहले प्रश्न देख लेते हैं कि कितने प्रश्न पिछले 5 सालों में इस टॉपिक से पूछे गए हैं। 2015 में से 1 क्वेश्चन आया, 2016 में से 2 क्वेश्चन आया, 2017 में से 1 क्वेश्चन आया, 2019 में से 1 क्वेश्चन आया, 2018 में से कोई क्वेश्चन नहीं आया। एक चीज़ क्लियर कर देते हैं, शासन व्यवस्था जो है सिर्फ मेंस में आता है, प्री का टॉपिक ये नहीं है। तो इसलिए जो विश्लेषण मैं कर रहा हूँ ये सिर्फ मेंस में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर है, क्योंकि ये प्री का टॉपिक नहीं है। तो शासन व्यवस्था मेंस में पूछा जाने वाला प्रश्न है और उस आधार पर यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है पहले टॉपिक से शासन व्यवस्था पारदर्शिता और जवाबदेही से, यहाँ अगर हम देखें तो ऑन एन एवरेज 1 क्वेश्चन रेगुलर आया है, 2 क्वेश्चन 2016 में देखने को मिले और जबकि 2018 में 1 भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है। लेकिन एक रेगुलरिटी की बात करें तो शासन व्यवस्था लोक सेवाओं से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा जो टॉपिक है ये है ई गवर्नेंस, जिससे हम सब परिचित हैं। आजकल जो चर्चा है, जो शासन व्यवस्था का सबसे कह सकते हैं कि नवीनतम पहलू है वो ई गवर्नेंस है, अर्थात ई शासन प्रणाली है। तो ई शासन क्या होता है, ई गवर्नेंस क्या होता है, इसके अनुप्रयोग क्या है, मॉडल क्या है, कितना सफल है, क्या सीमाएं हैं, इससे संबंधित जो होता है एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है ये टॉपिक को लेकर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन 2015 में एक बार पूछा गया, लेकिन 16 और 17 में कोई क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आया। 18 और 19 में एक बार फिर से यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ई गवर्नेंस हाल फिलहाल में जैसे मैंने कहा चर्चा का विषय है, इसलिए पिछले 2 साल से यहाँ पर अगर हम देखें तो ई गवर्नेंस के क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। इसलिए हाल फिलहाल के प्रशासनिक प्रणालियों को आपको समझना बहुत जरूरी है। खासकर ई गवर्नेंस के अंतर्गत क्या परिवर्तन हो रहे हैं, किस तरह की चीज़ उसमें सम्मिलित की जा रही हैं, जो समस्याएं उसे दूर कैसे कर सकते हैं, उससे संबंधित टॉपिक्स यहाँ पर बन रहे हैं क्वेश्चन। तीसरा टॉपिक है नागरिक चार्टर। नागरिक चार्टर टॉपिक कभी कभार ही बनता है क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, जिसमें पिछले 5 साल में सिर्फ एक बार 1 क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी 2018 में। इसके अलावा यहाँ पर टॉपिक ज़्यादा है नहीं। एट द लास्ट यहाँ पर बढ़ता है पारदर्शिता, जवाबदेही और संस्थागत अन्य उपाय, जो कह सकते हैं कि पारदर्शिता को स्थापित करने के लिए, जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत स्तर पर क्या उपाय कर सकते हैं, संस्थाओं की क्या भूमिका होगी, किस तरीके से इसे अमली जामा पहनाया जा सकता है, क्या सुधार अपनाए जाने चाहिए। तो एक संस्थागत स्तर पर इन सारी चीज़ों को लागू करने के लिए यहाँ पर क्या हो सकता है उससे संबंधित हम चर्चाएं करते हैं। जैसे कि अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये भी एक टॉपिक है जहाँ पर इंपॉर्टेंस दिखाई देती है। 2015 में 1, 16 में 2, 17 में 1, 18 में 1 भी नहीं और 19 में 1 क्वेश्चन। तो जैसा कि हम देखते हैं शासन व्यवस्था का पहला पहलू और लास्ट का पहलू ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर लोक सेवाएं, उनसे संबंधित नियमावलियाँ, उनसे संबंधित कह सकते हैं कि लोक सेवाओं की जो भी है केंद्रीय है, सिविल सेवाओं की जो भी अनुशंसाएँ होती हैं, प्रशासनिक सुधार संबंधी सुझाव हैं, और संस्थागत स्तर संघ लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है, उनकी क्या भूमिका होती है।
तो यहाँ पर इस तरीके की जो संस्थागत स्थितियाँ हैं उनमें क्या पारदर्शिता होनी चाहिए, उनकी जवाबदेही कैसे जनता के प्रति सरकार के प्रति सुनिश्चित कर सकते हैं, कैसे सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, नागरिक प्रशासन को बढ़ावा देने कैसे चाहिए, लोक सेवाओं को लेकर जो समस्याएं उन्हें दूर कैसे करनी चाहिए। तो इससे एक पहलू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है और इसलिए ये क्वेश्चन लगातार इससे पूछे गए हैं। अब अगर हम बात करें कि प्रतिवर्ष के हिसाब से अर्थात 2015, 16, 17, 18 में शासन व्यवस्था को टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर वर्ष, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। 2015 में यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिखाई देता है, 2016 में 4 क्वेश्चन है, 2017 में 2 क्वेश्चन है, 2018 में भी 2 क्वेश्चन है और 2019 में यहाँ पर 3 क्वेश्चन है। एवरेज मानकर चलते हैं 2 क्वेश्चन मिनिमम आता है, मैक्सिमाइज करते हैं तो यहाँ 4 क्वेश्चन तक पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर क्योंकि सिलेबस छोटा है और उसके अकॉर्डिंग अगर आपका 2 क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, उस संदर्भ से यहाँ पर ये बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है जिसे 10 से 15 दिन में कंप्लीट किया जा सकता है और वहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन आप आसानी से लिख कर आ सकते हैं। लेकिन पढ़ेंगे कहाँ से, टॉपिक यहाँ से कवर अप करें, तो देखिए इसके बाद आप लक्ष्मीकांत जी की बुक आती हैं शासन व्यवस्था को लेकर, और साथ ही अगर आपके पास पॉलिटी की बुक है तो उसमें भी ये सारे जो पहलू हैं यहाँ पर वो सम्मिलित होते हैं। तो वहाँ पर आए तो पीछे सबसे अगर आप देखेंगे तो शासन व्यवस्था का नाम का एक टॉपिक होगा, चैप्टर होगा पॉलिटी की बुक में लक्ष्मीकांत की, उसमें यहाँ पर ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। इसके लिए कोई अलग से बुक नहीं लेनी है। हाँ, करंट के लिए आपको मंथली मैगजीन आपको देखते रहना है। जो ये टॉपिक हैं, ई गवर्नेंस को लेकर कोई नई चीज़ आती है, सरकार के द्वारा कोई नई प्रक्रिया लेकर आ जाती है, या लोक सेवा में किसी प्रकार के परिवर्तन किए जा रहे हैं, उससे संबंधित कोई कानूनों में संशोधन किया जा रहा है, तो जो करंट आ रहा है उसके लिए आपको यहाँ पर करंट मैगजीन यहाँ पर फॉलो करनी है। करंट मैगजीन जैसे मैंने पहले ही बताता हूँ कि आपके आसपास जो भी उपलब्ध है जो कि यूपीएससी के लिए ज़रूरी है, जैसे कि क्रॉनिकल है आपका, करंट टुडे आती है और अन्य संस्थानों की है, जो भी बेटर आपको मिलता है आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि समयावधि कितने दिन में आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। जब आप नोट से पढ़ रहे होंगे, बुक से लेकर पढ़ेंगे और टॉपिक आपके सामने हैं, तो देखिए यहाँ पर ये टॉपिक सिर्फ 15 दिनों से ज़्यादा आपको नहीं जाना चाहिए। 15 दिन में आप इसे आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे कोई बहुत बड़े पहलू नहीं है, ऐसे बहुत कोई कहते हैं समझने वाले भी विषय नहीं है कि उसमें आपको समझना पड़ेगा। टेक्निकल पॉइंट इसमें ज़्यादा नहीं है, एक सरल शब्दावली, थ्योरी और सिद्धांत पर आधारित टॉपिक्स हैं जिसको आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर इसको मैं 15 दिन दूंगा, 15 दिन से ज़्यादा नहीं दूंगा। और साथ ही यहाँ पर अगर आपने पढ़ लिया है तो उसके सेल्फ नोट्स ज़रूर बनाएं, और सेल्फ नोट्स बन जाए तो उसका रिवीजन करें, और उसके पश्चात यहाँ पर जब आपका ये प्रक्रिया पूरी हो जाए तो वहाँ पर मेंस आंसर राइटिंग करना ना भूलें। अब हम अपने प्रश्न के सबसे कहते हैं अपने वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पहलू पर चलते हैं कि यहाँ पर प्रश्न पूछने की प्रकृति और इसको कैसे पढ़ा जाएगा उसकी चीज़ों की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं प्रश्न पूछे कैसे गए हैं। जितना मैंने प्रश्नों को देखा, विश्लेषण किया पिछले 5 सालों में, यहाँ पर मैंने पाया कि प्रश्नों की जो प्रकृति है कुछ इस तरीके से है। जैसे सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं किन्हीं 2 अलग अलग संस्थाओं, लोगों या कह सकते हैं पब्लिक और जनता के मध्य, जैसे कि सरकार एवं जनता के मध्य किस तरीके से एक बेहतर प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की जा सकती है, किस तरह सहयोग स्थापित किया जा सकता है, तो उसको लेकर क्वेश्चन बना लिए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे समस्या प्रधान को एक प्रश्न पूछ लिया गया, जैसे लोक सेवाओं में तटस्थता और पारदर्शिता को लेकर समस्याओं को देख सकते हैं कि मूलतः लोक सेवाएं जब स्थापित की गई थी तो वहाँ पर तटस्थता और पारदर्शिता उनके अभिलक्षण थे, लेकिन वर्तमान समय में ये दिखाई नहीं देते हैं। किस तरीके से इसमें सुधार किया जाना चाहिए, तो इस तरीके से आपको वहाँ पर कुछ समस्या प्रधान प्रश्न भी आपको देखने को मिलते हैं। तीसरे जो क्वेश्चन मिलता है यहाँ पर कुछ भूमिका आधारित प्रश्न मिलते हैं। भूमिकाएं जैसे कि सरकारी तंत्र में गैर राजकीयकर्ताओं की भूमिका, तो इस तरीके के भी टॉपिक्स वहाँ पर पूछ लिए जाते हैं, जहाँ पर पर्टिकुलर किसी की भूमिका वहाँ पर आधारित बनाकर क्वेश्चन पूछते हैं। करंट भी कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे कि रिपोर्ट और सूचकांक के आधार पर कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया, जैसे कि ईमानदारी सूचकांक, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाने वाले ईमानदारी सूचकांक के आधार पर कहा गया कि भारत में ईमानदारी के सूचकांक में सबसे निचले पायदानों पर है, तो यह किस तरीके से आप इसे देखते हैं, तो उसको लेकर क्या सुधार या उपाय कर सकते हैं, उसको यहाँ पर क्वेश्चन बनाया गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं रिपोर्ट और सूचकांक के आधार पर फिर क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा शासन में सिर्फ ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर सार्वजनिक शासन की बात कर रहे हैं, बल्कि निजी क्षेत्रों में जो कॉर्पोरेट शासन होता है उससे भी संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे कि सत्यम कलंकपूर्ण सत्यम का जो मामला रहा, सत्यम कंप्यूटर्स का आपने मामला देखा होगा, तो वहाँ पर उससे संबंधित जो समस्या हुई थी शासन व्यवस्था में किस तरीके जवाबदेही पारदर्शिता होनी चाहिए निजी क्षेत्रों में भी, ताकि यहाँ पर कार्य प्रक्रिया बेहतर हो, सरल हो, तो वहाँ पर उससे भी संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन देखा गया।
विनियामक संस्थाओं पर आधारित है क्वेश्चन, जैसे कि विनियामक संस्थाओं का स्वायत्तता एवं स्वतंत्र होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, उससे संबंधित आपके क्या सुझाव हैं, ये भी प्रश्न पूछे गए हैं। और योजना आधारित क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि जैसे आपका यहाँ पर है कि विकास को लेकर क्या बहुस्तरीय योजनाकरण की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए या कितनी कारगर और सफल हो सकती है, इसमें प्रशासन, सरकार और जनता का क्या सहयोग होगा। तो इस तरीके से भी थ्योरेटिकल यहाँ पर योजना आधारित क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो अगर देखा जाए तो प्रश्न की प्रकृति बहुत अलग रही है, प्रश्न पूछे बहुत कम गए हैं, लेकिन हर प्रकार यहाँ पर प्रश्नों की प्रकृति में काफ़ी कह सकते हैं कि परिवर्तन है देखने को मिला है। 5-6 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं और क्वेश्चन पूछने की जो प्रकृति है आप देख ही सकते हैं। पिछले 5 सालों में अगर मैं बात करूँ तो 3, 7, 9, 11, 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं 5 सालों में, और यहाँ पर इतनी वेराइटीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर देख लिया कि प्रश्न की प्रकृति कैसी है, और अब बात करेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से आप इस टॉपिक को अध्ययन करेंगे। देखिए, अगर आप इस टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपकी यहाँ पर जो समझ है वो थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल अच्छा होना चाहिए। पॉलिटी यहाँ पर अगर आपकी अच्छी है तो शासन व्यवस्था को समझना आसान होगा। दूसरा, यदि आपने नीतिशास्त्र पढ़ा है तो भी यहाँ पर ये बहुत आसानी समझ में आ जाएगा, और यदि आपका ऑप्शनल यहाँ पर लोक प्रशासन विषय है तो फिर यहाँ पर समझने की कुछ ज़रूरत भी नहीं है, आपको ये टॉपिक जीएस में छूना भी नहीं है, क्योंकि आपका लोक प्रशासन में वहाँ पर ये सारे टॉपिक जो हैं बहुत डिटेल से वहाँ पर कंप्लीट करा दिए जाते हैं। तो यहाँ पर मेरी जो रणनीति होगी इस टॉपिक को, यदि आप सिर्फ सामान्य अध्ययन के अभ्यर्थी हैं और इसे पढ़ना चाहते हैं, तो मेरा एक समस्या जो होगा नज़रिया होगा वो सम्मिश्रण आधारित नज़रिया होगा, जिसमें मैं पॉलिटी और लोक कह सकते हैं कि नीति शास्त्र को साथ में समायोजित करते हुए इस टॉपिक को पढ़ूंगा, क्योंकि ये दोनों ही पहलू कहीं ना कहीं एक तरीके से सैद्धांतिक होते हैं, दूसरे तरीके से नैतिक होता है। एक लोकसेवक जो होता है उसके संबंधित नियमावली बनी होती है, सिद्धांत होते हैं, उस पर उसे काम करना होता है, और कई बार नैतिक आधार पर भी चीज़ों को देखना होता है। तो यहाँ पर यदि आपको दोनों विषयों की अच्छी नॉलेज है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा, थ्योरेटिकल है, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं सिद्धांत आधारित है, टेक्निकलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, समझने वाला विषय वस्तु नहीं है कि हाँ उसके लिए कोई आपको एक टीचर आए और वो आपको पढ़ के समझाए सारी चीज़ों को लेकर। बहुत सीधा और सरल है, 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको खुद वहाँ पर चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर प्रशासनिक नज़रिया आपको एक तरीके से जब पढ़ रहे होंगे इस विषय को, तो एक तरफ अपने आप को प्रशासनिक नज़रिए की तरफ से भी देखना है कि यदि आप उस स्थान पर होते, एक प्रशासक के तौर पर होते, तो आप वहाँ पर उस प्रक्रिया को कैसे देखेंगे। दूसरी तरफ आपको एक नागरिक के हिसाब से भी चीज़ें सोचनी आनी चाहिए। तो यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं, कई बार नागरिकों के आधार पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार यहाँ पर प्रशासन के आधार पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको इस टॉपिक को पढ़ते समय, कोई भी टॉपिक आप पढ़ेंगे इसमें, चाहे आप जनता और सरकार के मध्य की स्थिति देख रहे हों, तो यहाँ पर एक तरफ आपको सरकार की तरफ से आप प्रशासनिक नजरिया भी विकसित करना है, और जब आप जनता के बारे में लिखेंगे तो जनता का नजरिया भी यहाँ पर आपको विकसित करना है। और आप ये दोनों कैसे विकसित कर सकते हैं। पहले, वर्तमान में आप क्या हैं, एक नागरिक हैं, एक आम नागरिक हैं, लेकिन आप तैयारी किसकी कर रहे हैं, प्रशासनिक सेवा की। तो यहाँ पर आपके अंदर ये दोनों ही पद्धतियां कहीं ना कहीं विकसित हो रही हैं, जिसके कारण आप शासन व्यवस्था को बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। तो मैं इसके लिए एक जो अध्ययन की रणनीति अपनाऊंगा, प्रशासनिक और आम नागरिक के नजरियों के सम्मिश्रण को आधार बनाकर इस टॉपिक को पढ़ना शुरू करूंगा। यहाँ पर करंट एक विषय वस्तु को आधार रहेगी, कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक है इसमें करंट में जो चर्चा का विषय है उसको यहाँ पर मैं लूंगा। साथ ही यहाँ पर राज्य व्यवस्था, नीति शास्त्र का सहारा लूंगा, क्योंकि यदि वो मेरे यहाँ पर अच्छे होंगे तो मुझे इनका एक जो प्रशासनिक नजरिया है या नैतिक नजरिया है, प्रशासनिक नजरिया राज्य व्यवस्था के माध्यम से हमारा विकसित हो जाएगा, लोक प्रशासन ऑप्शनल सब्जेक्ट के माध्यम से विकसित हो जाएगा, और नैतिक नजरिया जो है वो नीति शास्त्र के माध्यम से विकसित हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों ही चीज़ें डेवलप हो जाएंगी। दूसरा, यहाँ पर यदि आपका लोक प्रशासन एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है और आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आई थिंक यहाँ पर ये बहुत ही संक्षिप्त स्वरूप है लोक प्रशासन का, जहाँ पर एक सीमित नॉलेज है आपके पास, उससे कहीं ज़्यादा एक डिटेल्ड वे में नॉलेज है। तो आपको यहाँ पर इस जीएस में फिर से इस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है लोक प्रशासन में, उसे सिर्फ आप रिवीजन कर सकते हैं। तो एट द लास्ट यहाँ पर ये सारी चीज़ें फिनिशअप होती हैं। तो यहाँ पर आई थिंक हम यहाँ पर शासन व्यवस्था के टॉपिक को आज यहाँ पर समाप्त करते हैं। हमने सिलेबस देख लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा, इसके बाद इसकी प्रकृति देखी, पढ़ने के तरीकों को मैंने आपको स्पष्ट कर दिया, कैसा है, क्यों करना चाहिए, और यहाँ पर साथ ही आपको समयावधि जो है 15 दिन से ज़्यादा नहीं देनी है, सिर्फ नोट्स बनाना है, रिवीजन करना है और मेंस आंसर राइटिंग करनी है। तो इस तरीके से आपका स्रोत भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर आज का विषय वस्तु यहाँ पर समाप्त होती है।
नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को पढ़ेंगे और अंतर्राष्ट्रीय संबंध की एक पूरी रणनीति की चर्चा करेंगे। और उसके साथ यहाँ पर हमारा द्वितीय प्रश्न पत्र भी समाप्त होगा कल अंतर्राष्ट्रीय संबंध के साथ। तो यहाँ पर रेगुलर रूप से इसे फॉलो करते रहें। अपने अध्ययन की जो रणनीति बनाई जा रही है उस आधार पर टॉपिक्स को 1 बाय 1 करके पढ़ते चलें, हो सके तो 2 सब्जेक्ट साथ में लेकर चलें और यहाँ पर धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाएं। यहाँ पर टारगेट है, अगर आपका इस साल का है तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर मैं ये जो गाइडेंस प्रोग्राम रहेगा खासकर फ्रेशर्स बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप 2021 या 22 में प्रिपेयर करने जा रहे हैं तो आपको गाइडेंस प्रोग्राम को फॉलो करना चाहिए और यहाँ पर बताए गए हर एक विषय वस्तु को उसी आधार पर प्रिपेयर करेंगे तो आपको यहाँ पर किसी कोचिंग संस्थान या बाकी जगह यहाँ वहाँ भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत अच्छे से इन चीज़ों को प्रिपेयर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।